नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे हिंदी और अपन ने टॉपिक संधि के बाद अगला जो अपना बिंदु है वो उपसर्ग, और उपसर्ग के अपने दो पार्ट आगे कर चुके हैं और आज हम अगला टॉपिक इसका हिस्सा करेंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप आर्यस मुख्य परीक्षा, एसआई, आरजीएस तथा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी आ रही है, तो देर किस बात की, जुड़िए मेरे साथ स्मृति सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस की ओर हिंदी व्याकरण भी टॉपिक वाइज, और साथ ही विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं आगे अभ्यास हिंदी उपसर्ग। आज अपन पढ़ेंगे अन उपसर्ग हिंदी में, और इसको अपन ने तत्समय पढ़ा था, वो था अन। नीचे इसको अपन ने हिंदी में ये अन है और ये तत्समय अन जिसमें स्वर रहित है। तो चलिएगा, अन का अर्थ होता है नहीं। अन का अर्थ होता है नहीं। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं, जिसे अपन अनपढ़ बोलते हैं। अनजान, जान का अर्थ है जानकारी, जिसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं, उसे अनजान कहते हैं। ये अनजान व्यक्ति हैं जो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनबन, बंदी नहीं। अनमोल, कहते हैं कि इसका कोई मोल ही नहीं। अनमोल। अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा और अनसुना। अन शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसको आप विच्छेद करके पढ़ लोगे तो इनका अर्थ आ जाएगा। तो चलिएगा अपन इसको देखते हैं। अनपढ़, इसी तरह आपने लिखा है अन प्लस जान। जान जो किसी, जिसको सूचना नहीं, कोई जान नहीं, जो अनजान है, जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं, ये जानकारी नहीं। अन का अर्थ है नहीं। अन का अर्थ है नहीं, ये इस चीज से अनजान है। तो इस तरह अपन ने अन उपसर्ग पढ़ा। अगला अपन पढ़ेंगे अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ है आधा। इससे बनेगा अधमरा। आधा अध धन मरा से क्या बनेगा? अधमरा। खाए है। अध पका, जो आधा पका है, जो आधा पका, आधा पका है। अध से आधा बनेगा, अधन पका से अध पका बने। इसी तरह अध जल, जो आधा जला है। अध गला, जो आधा गला है। अध कचरा, जो आधा कचरा है। अध खिला, जो आधा खिला है। अध नंगा। इसी तरह यह अध का आधा हुआ। अब अपन आगे एक अध अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर विशारिक था। इसके अंदर विशारिक नहीं है। विशारिक का अर्थ हो उस वाले अध में, उसका अर्थ नीचे होता है। जैसे मैंने शब्द लिखा अध प्लस गामी,
या अधोधन गति, अधोधन गति। तो अधो ये घोषपण है, इस वजह से विषय ओ में बदलेगा और ये विषय संधि के पहले नियम में आपने पढ़ा था। अधोगामी, अधोगति क्या बनेगा? अधोगति। और इसी तरह जो अपन किस कोई आदेश वगैरह लिखते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है कि अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर। तो अधोधन हस्ताक्षर, अधो का अर्थ नीचे, नीचे जो हस्ताक्षर करता ने जो बात कही है उसको आपको फॉलो करना है। तो ये घोष वर्ण है। ह कैसा वर्ण है? घोष है। घोष वर्ण होने की वजह से ये जो विषय है ओ में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा अधो, इस शब्द बन जाएगा अधो हस्ताक्षर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों साथ में पढ़ना। प्रश्न आएगा, 3 तो इसमें से दे देंगे, रेश इसमें से दे देंगे, फिर इनमें एक आपको कहेंगे कि भिन्न कौन सा है। तो इसका अर्थ और इनका अर्थ दोनों में फर्क है। तो अध पका, अध जला, और अगर अधोगामी या अधोगति कुछ दे दिया तो आपको अलग करना। तो इस तरह इसका भी कंपैरेटिव अध्ययन, तुलनात्मक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है ऊ। ऊ से बनता है उचक्का, ऊधन चक्का। ऊ से बनता है उजड़ना, पूरी तरह से उखड़ जाना। ऊधन, ऊधन सलना, उछलना। ऊधन चक्का, ऊधन चढ़ना, ऊधन छलना। यानी तेजी से उछलना, तेजी से। ऊधन, ऊधन खाड़ना, उखाड़ना। ऊधन तावला, तावला का मतलब तेजी से, आवेश में। कोई आवेश में कोई काम करते हैं तो अपन उसे उतावला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उतावला। तो इस तरह ये इसके अर्थ बनते हैं। अगला है उन। वेरी इंपॉर्टेंट है। उन का अर्थ होता है एकम। उन का अर्थ एकम होता है और यह शब्द है 19। इसका जब आप विग्रह करोगे तो ये शब्द बन जाएगा उन प्लस 20। उन प्लस 20। उन का अर्थ है एकम और 20 का अर्थ है 20, 20, जिसे अपन 20 बोलते हैं। 20, 20 में से एक कम उसे 19 बोलते हैं। यानी इसका सामूहिक जो पूरा अर्थ निकलेगा 90, यानी 19 अर्थ निकलेगा। तो उन प्लस 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब इनका जब अपन जोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ये समास समस्त पद इस तरह बनेगा और जब इसका विग्रह होगा तो 1 कम 20 बनेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। इसको अपन मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में गुणीश बोलते हैं। गुणीश, गुणीश। और अगला है 29। इसके अंदर त है जो स्वर शहीद है। ऊंधन 30। 30 में से एक कम, 30 में से एक कम।
30 या एकम 30, एकम 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 30, 30 में से एक कम, 30 में से एक कम यानी 29 वर्ड बनता है। इसी प्रकार उन धन 40 लिखा है, वैसे हिंदी में अपने शुद्ध रूप से 39 लिखा जाता है। 39 वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जब विच्छेद करते हैं तो ये उन धन 40, 40 में से एक कम। और इसी तरह ये है 49, इसका विच्छेद करोगे तब उन धन 50 बनेगा, 50 में से और इसको जोड़ोगे, इसका समस्त पद बनाओगे तो ये वर्ड बन जाएगा 49। इसी तरह उन धन 60, उन धन 60, 60 यानी 60, 60 का मतलब 60, 60 में से एक कम को 59, 59 बोला जाता है। समस्त पद इस तरह होगा। अगला है 79, 79 को भी आप अच्छे से देख लें। 79, 79 में उन धन 80, उन धन 80, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो ये शब्द बन जाएगा 79। क्या बनेगा? 79। चलिए आगे। अगला है आओ। इसी को उपसर्ग को अपन ने आओ के रूप में पढ़ा था। आओ का अर्थ अपने जाना था कि आओ का अर्थ बुरा या हीन, ठीक है। आओ से अवज्ञा पढ़ा था, अवज्ञा, लघुता, ये वर्ड अपने पढ़े थे। अब यहां आओ का अर्थ इन्होंने अब बताया है तद्भव, तत्सम का औ ही तद्भव बनता है। और औ से अवगुण, औधन गुण, औधन गुण, औधन गुण, इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अवगुण। और इसको, इसी अवगुण को आप अवगुण भी कर सकते हो, क्योंकि ओ को आप अव में बदल के अवगुण कर सकते हो। बुरे गुण अवगुण। इसी तरह औधन गढ़, गढ़, इसको आप तत्समय लिखोगे तो अवघड़, अवघड़, अवघड़ भी होता है और अवघट भी होता है। इस ठीक, इसको आप विच्छेद करोगे तो औदंसर, और इसी को आप तत्सम के रूप में लिखोगे तो अवसर, और अवसर का विच्छेद करोगे तो ये शब्द बन जाएगा औधनसर। यही अपने तत्सम उपसर्ग में पढ़ा था। औधन घट, तो इसका आप विच्छेद करोगे तो औधन घट बनेगा, और इसका औधनतार, और इसका तत्समय अवतार बनेगा। यह अवघट, यह अवतार, अवतार। तो इस तरह अपन ने उपसर्ग को पढ़ा। अगला है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। कु से बनेगा कुरूप, जिसका बुरा रूप हो, कुरूप, कुरूप। और इसको जोड़ोगे तो ये वापस बन जाएगा काली घनी कस्तूरी कुरूप, शकर घनी स्वरूप, स्वरूप,
जिसका अच्छा रूप हो उसे सुरूप बोलते हैं, और बुरा रूप बोलते हैं कुरूप बोलते हैं। इसी प्रकार कुपुत्र, कुपुत्र को जब अलग करोगे तो ईशत बन जाएगा कुधन। कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा पुत्र, यानी जो आज्ञाकारी न हो ऐसा पुत्र, वो बुरा पुत्र। समाज की मान मर्यादा को ताक पे रखता हो तो उसे अपन कुपुत्र कहते हैं। इसको आगे अपन क में भी पढ़ेंगे, कपूत। कपूत, कपूत का अर्थ बुरा पुत्र होता है। इसी तरह कुकर्म, बुरे कर्म, जिसका कार्य बुरे हो, कर्म का अर्थ है कार्य, को का अर्थ है बुरा, जिसका कार्य बुरा हो, कुकर्म की, इन्होंने कार्य बुरे की, कुकर्म। कुख्यात, कुधन ख्यात, ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ख्यात का मतलब प्रसिद्ध, को का अर्थ है बुरा। बुरे कामों में प्रसिद्ध हो उसे कुख्यात कहते हैं, और इसका विग्रह हो, इसका विलोम होता है, और इसी का विपरीतार्थक अर्थ होगा तो वो होगा विख्यात। वि यानी अच्छा, ख्यात यानी प्रसिद्ध। जिसकी विशेष ख्याति हो, विशेष प्रसिद्धि हो, अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, उसे विख्यात कहते हैं। तो कुख्यात का विलोम विख्यात। कुमार्ग, कुमार्ग यानी जो बुरा मार्ग पर चलता है उसे कुमार्ग कहते हैं, बुरा मार्ग, बुरा रास्ता, कुमार्ग। और कुमार्ग का जो इसी का विलोम होगा वो होगा सुमार्ग, अच्छा मार्ग। कुमार्ग का विलोम क्या होगा? शुभ। तो इसे ऑपोजिट, विपरीतार्थक अर्थ इस तरह बनते हैं। अगला अपन देखेंगे चौ। चौ का अर्थ होता है चार। जैसे अपन संस्कृत में चत्वार बोलते हैं, चौ का अर्थ चार, चार होता है। चत्वार कहो, चार कहो, चतुर्थ कहो, चतुर्थ भी बनता। तो चौ से चार, चौराहा, चौदन राहा, राहा का मतलब होता है रास्ता। चौ है नी चार, राह का मतलब रास्ता, चार रास्ते, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, जैसे चौराहा बोलते हैं जहां पर चार रास्ते आकर के मिलते। इसी तरह चौमासा, ये अपन समास में पढ़ेंगे। चौमासा, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह। और इसका विग्रह अगर ऐसे करेंगे कि चार मास विशेष, तो उसका अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, और वो निकलेगा वर्षा ऋतु। तो वहां पर बहुवचन समास हो जाएगा। लेकिन यूं चार मासों का समूह, चार मास कोई भी हो सकते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, ऐसे कोई भी मास का अगर समूह बनाएंगे तब तो बन जाएगा द्विगु समास। और अगर इसका विशेष अर्थ निकल करके तीसरा अर्थ लेंगे, जैसे चार मास विशेष, तो इसका तीसरा अर्थ वर्षा ऋतु निकलेगा। और वर्षा ऋतु की चार मास जैसे श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, तो इसका तीसरा अर्थ वर्षा ऋतु निकलेगा। वहां बहुव्रीहि समास होता है। चौपाया, चार पायों वाला, चार पैरों वाला, ठीक है। चौरंगा, चार रंगों वाला, चौधन रंगा। चौकन्ना, चार कानों वाला, चौधन कन्ना।
इसका अर्थ होता है सावधान। वैसे चार कान, चार कानों वाला, चार कानों का समूह चौक करना कहते हैं। ये चार कान है विशेष, चार कान विशेष। तो इसका अर्थ चार कान है जिसके, मतलब इसका अर्थ निकलता है सावधान। ठीक है, तो सावधान अर्थ निकला तो यह बहुव्रीहि समास हो गए। चौमुखा, चौधन्मुख, चौधन्मुखा, चार मुख, चार मुखों का समूह, चार मुख है जिसके, अलग अलग निकलेगा। चौधनपाल से शब्द बन जाएगा चौपाल, गांव की चौपाल, गांव में चौपाल आयोजित की, चौटे पर चौपाल आयोजित की गई। अगला अपन पढ़ेंगे पच। पच का अर्थ पांच होता है। पच का अर्थ पंचम भी कह सकते हैं। ठीक है, पच से पांच, पंचम, इस तरह अपन वर्ड बनेंगे। पच से पचरंगा, पांच रंगों वाला, पच धन रंगा, पचरंगा साफा, पचरंगी पगड़ी, पचमेल, पचमेल, पच धन मेल, पच से पांच, पचमेल। जैसे कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। आचार्य श्याम सुंदर ने कहा कि कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें पांच भाषाओं का मेल है। पचकूटा, पांच तरह का कूटा जिसके अंदर है उसे पचकूटा बोलते हैं। जैसे काचर, कोमटा, काचर, कोमटा, और जैसे जैसे कहते हैं केद, सांगरी और गोंदा, इनसे पचकूटा बनता है। तो पांच कूटों का शब्द या समूह, समाहार पचकूटा, पचधन कूटा, पचमढ़ी, पचधन मढ़ी। इस तरह पच से अर्थ पांच लिया जाता है। अगला अपन करेंगे पर। वैसे पर शब्द है, पर का अर्थ दूसरा या अन्य, अन्य भी कह सकते। और यहां पर अपने एक पुस्तक पढ़ा था तत्समय पर, जैसे पर हित, दूसरों का हित। पर का मतलब दूसरा, हित यानी भलाई, दूसरों की भलाई का काम करते हैं, उससे कहते हैं परहित। परहित सर्ष धर्म नहीं अधिमाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। परदेसी, दूसरे देश से, उसे परदेसी कहते हैं। परजीवी, वह जीव जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। परकोटा, पर धन कोटा से शब्द बनेगा परकोटा। पर दादा, पर धन दादा से शब्द बनेगा पर। परलोक, इस लोक से परे, दूसरा लोक, परलोक। परकाज, दूसरे के कार्य में दूसरे के काम आना, उसे परकाज। और यहां पर एक वर्ड नया है, वो है परोपकार। ये परोपकार शब्द है, इसका जब आप विच्छेद करते हो तो एक शब्द बनेगा पर धन उपकार। परोपकार, पर यानी दूसरा, उपकार है भलाई, दूसरों की भलाई को परोपकार शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर
गुण स्वर संधि हुई है। और इसी के अंदर एक बचा है जो शब्द है पराधीन। मैं जैसे एक वर्ड लिखता हूं, जैसे पराधीन, पराधीन। और जैसे मैंने शब्द लिखा पराक्रम, पराजय और पराकाष्ठा। तो यहां पर आपको बोलेगी इन तीनों में भिन्न कौन सा है, तो ये भिन्न है और ये तीन अलग है। इस तीन में परा उपसर्ग है। परा का अर्थ है उल्टा या विपरीत या, और यहां इसमें पराधीन में पर उपसर्ग है, पर धन अधीन। पर यानी दूसरा, अधीन यानी वश में, किसी दूसरे के वश में रहना उसे पराधीन कहते हैं। पराधीन सपनेरु सुख नहीं, जो दूसरे के अधीन रहता है उसको सपने में भी सुख नसीब नहीं होता है। अगला है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ पूरा, जैसे भर पेट, पूरा पेट भर के खाना, पेट भर कर खाना, पूरा पेट, भरपूर, भरपूर, पूरी तरह से पूर्ण, पूरी तरह से पूर्ण, उसे भरपूर बोलते हैं, उसे भरपूर बोलते हैं। भर कम, भर धन कम, भरशक, जितना हो सका पूरी तरह से, भर धन शक, भर धन माल, पूरी माल, पूरी तरह से पाई होना, मिलना, प्राप्त होना, उसे भर पाई बोलते हैं। पाई भर कर मतलब प्राप्त होना पूरी तरह से। अगला है बिन। बिन का अर्थ है बिना। बिन का अर्थ है बिना। बिन खाया यानी बिना खाए ही, बिना, बिन खाया बिना खाए, बिन ब्याह बिना ब्याहे, बिन बोया बिना बोए, बिन मांगा बिना मांगे ही, बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे न भी, बिना मांगे ही मोती मिल जाते हैं और मांगने पर भीख भी नसीब नहीं होती। तो बिन मांगा, बिन धन मांगा, बिन यानी बिना, बिन बुलाया, बिना आमंत्रण नहीं जाना, उसे बिन बुलाया, बिन धन बुलाया, बिन बुलाया, बिना बुलाए, बिन धन जाया, बिना जाए, बिन जाया। तो इस तरह इनके वर्ड बनते हैं। तो बिन का अर्थ होता है बुलाया है नहीं बुलाना, बुलाना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, बुलाना। बिन है नहीं बिना, बिना आमंत्रण किए ही, बिना बुलाए ही जाना, उसे बिन बुलाया के, ये बिन बुलाए ही आ गए। अगला देखिए ती। ती का अर्थ है तीन। तीन से बनेगा तिरंगा, तीन रंगों का सम, तिरंगा, या द्विगु समास, तीन रंगों का सम। अगर ऐसा आ जाए कि तीन रंग है जो विशेष, तीन रंग, तीन रंग है जो विशेष, तब इसका अर्थ ध्वज निकलता है, ना ध्वज। ठीक है, तीन रंग है जो विशेष, तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास। वैसे समास में अपने एक बार पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तीन रंगा यानी तीन रंगों का सम। अभी कोई भी तीन रंग हो सकते हैं, ठीक
ठीक है, 3 रंगों का समूह, जिसे तिरंगा। तिराहा, 3 राहों का समूह। तिपाई, ती धन पाई, 3 पाई भोजन, तिपाई बोलते हैं। तिकोण, 3 है कौन। तिमाही, 3 महा, तो ती धन कौन से तिकोण बनते हैं। ती धन माही से तिमाही शब्द बनता है। चलो अब आगे चलते हैं। दो, दो का अर्थ होता है दो या पुल। दो अर्थ निकलते हैं, तो दूध से बनेगा दो रंगा। 2 रंग है, 2 रंगों का सम, 2 रंगों का दूलती। दूलती, दूलती का अर्थ वैसे लात, ठीक है। इसी प्रकार दो नाली, 2 लात एक साथ मारना, उसे दूलती कहते हैं। तो हिंदी में एक पैर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में जिसे केवल लेग बोलते हैं, उसे हिंदी में 10-15 नाम है। तो दूलती का अर्थ 2 लात, दू रहा, 2 राहों का समूह, दू धन रहा। 2 नालों, जैसे बंदूक होती है जिसके 2 नाल होते, तो उसे दो नाली बोलती है, ठीक है। इसी प्रकार 2 पहरी, 2 पहरों का समूह। 2 पहरी, 2 पहर बीत जाना। 1 पहर होता है 3 घंटे का होता है, 1 पहर बराबर 3, और 8 पहर होते हैं रात और दिन के अंदर, 24 घंटे होते हैं, घंटे। यानी इसी तरह तो देखिए, दो पैर और दोपहरी, और अपन दोपहर भी कह सकते हैं, दोपहर, ठीक है। जिसे दोपहर बोला जाता है, दोपहर से ही दोपहरी बनना है, ठीक है। और इसे दोपहर भी बोलते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद का समय, दोपहर बीतने के बाद का समय। इसी तरह 2 गुना, तो आप इसे कर सकते 2 धन गुना, 2 धन काल और 2 धन बल। बुरा काल, 2 काल का अर्थ यहां वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 धन काल, काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है समय, और 2 का अर्थ है बुरा, बुरा समय, जिसे 2 काल कहते हैं। इसी प्रकार दुबला, ठीक है, पूरी तरह से बल का हीन हो जाना, ठीक है। दुबला, एकदम कृशकाय, दुबला। अगला है का का अर्थ है बुरा, और का से बनेगा कायल, का से बनेगा कायल, का पुरुष का जल, बुरा जल, का जल, का पुरुष, बुरा पुरुष। तो ये है अपने का में विशेष ज्यादा कुछ है नहीं। अगला है स, श का अर्थ है सही, स से बनेगा सपूत, सधन पूत, सधन फल, श का अर्थ सही, फल यानी परिणाम, नतीजा, अच्छा नतीजा मिले तो उसे सफल कहते। फल सहित होना,
परिणाम सहित प्राप्ति, ठीक है। तो सफल सधन फल, सबल बल सहित, सबल सगुण गुण सहित, सजीव जीव सहित, सावधान सधन अवधान। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, या कई बार आता ही। सधन अवधान, अवधान का अर्थ है ध्यान, श है निश्चय, ध्यान सहित होना उसे सावधानी कहते हैं। और इस सावधान शब्द का ही अर्थ निकलता है, सावधानी का ही अर्थ निकलता है चौकन्ना। सावधानी का अर्थ चौकन्ना निकलता है, चौकन्ना का ही सावधानी, चौकन्ना। इस प्रकार ये पिछली बार आरएस भर्ती में 2016 आरएस भर्ती में आया था, साधन अर्ध सती। इसे जोड़ा हुआ रूप था पर ऐसे आया था साध सती। इसका विच्छेद करो तो इसका विच्छेद ऐसे होगा कि स धन अर्ध सती, और अर्ध सती का ही आप विच्छेद करते हो तो अर्ध धन सती। सती भी है और आदि भी है। 100 वर्ष और आधा और है 50 वर्ष और फिर से, यानी आधे वर्ष सहित 100 वर्ष, यानी 150 वर्ष को सार्ध सती बोलते हैं। 150 वर्ष। पहले विवेकानंद जी की सार्ध सती बनेगी, सार्ध सती समारोह मनाएंगे। फिर महात्मा गांधी जी का मनाया गया सार्ध सती 2019 में। तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित और भी आएंगे, जैसे शब्द आया सकारण, इसका विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ होगा कारण सहित, सकार सहित, कारण सहित, सकारण। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा सांग, शांग, सधन अंग, अंग सहित उसे शांग बोलते हैं। अंग सहित को क्या बोलते हैं? सांग। और शांग का विलोम होगा शांग अंग सहित, ठीक है। और सांग का निरंग, बिना अंग की, ठीक है। नीरंग, निर्धन अंग, निर्धन अंग। तो इस तरह शकर्मक, कर्म सही, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहनी सही, कर्मक, कर्म सही। जिस क्रिया के अंदर कर्म हो, जिस वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो या कर्म को जोड़ा जा सके उसे शाकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सहकार सही। अगला अपन पढ़ेंगे चिर। चिर का अर्थ होता है सदैव, सदाधन एव, जो हमेशा ही हो, सदाधन एव, सदैव, हमेशा, चिर। चिरकाल, लंबे काल तक या सदैव समय रहे, चिरधन काल से चिरकाल शब्द बनेगा। चिरकाल लंबा भी हो गया। चिरायु, जिसकी आयु लंबी हो, चिरधन आयु, दीर्घ स्वर संधि है, चिरायु। चिर यौवन, चिरधन यौवन, चिर परिचित और चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, हमेशा ही स्मरणीय रहे, याद रहे, चिरधन स्मरणीय, चिरधन प्रतीक्षित, सदैव जिसकी प्रतीक्षा हो, चिर प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा, उसे भी चिर बोलते हैं। चिर प्रतीक्षित, प्रतीक्षित। तो इस तरह चिर
शब्द से अपन ने नए वर्ड समझने की कोशिश की। अगला है नहीं। नहीं का अर्थ होता है नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, ये निषेध करता है। ये तत्पुरुष में अपन पढ़ेंगे इसको, नए तत्पुरुष, जिसमें ये न शब्द का प्रयोग होगा। और ये न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कहीं अपने लिए गड़बड़ कर सकता है। नए कुल, न धन कुल, जो कुल का नहीं है उसे न कुल कहते हैं। और नास्तिक, जो आस्तिक नहीं, न धन आस्तिक, जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, उसे नास्तिक। लेकिन विवेकानंद जी ने नास्तिक उससे कहा है कि जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक है, अपने खुद में भी विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक है। तो न धन आस्तिक से नास्तिक वर्ड बनता है। नग, नग, नग वैसे पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक है। न का अर्थ नहीं, ग का अर्थ है गमन करना, जो गमन नहीं करता, गमन करना, ग का अर्थ है गमन, जो गमन नहीं करता है वो नग कहलाएगा। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? नग शब्द, ये नग शब्द बनता है, ये पर्वत का पर्यायवाची नग। नपुंसक, न धन पुंसक से नपुंसक शब्द बनता है। न धन गणीय, जिसकी गणना नहीं हो, नगण्य, नहीं के बराबर, जिस गिनता न के बराबर हो, नहीं के बराबर हो। और या पर न धन इति, न धन इति, इति का अर्थ है समाप्ति, जिसकी समाप्ति नहीं हो, ठीक है। और ये शब्द बन जाएगा अ और ई मिलकर के अ बन जाएगा, ये शब्द बनेगा नेति। नेति क्रिया होती है, जैसे जल नेति, ठीक है, ये यौगिक क्रिया है, ठीक है। जैसे जल नेति, जल से नेति करना, ठीक है, विशेष तरीके से जिसकी समाप्ति हो, ठीक है। न धनीति, जी नेति शब्द बनता है। अगला मैंने लिखा, इसी में ही शब्द बनता है नास्ति। न धन अस्ति, अस्ति का अर्थ न का अर्थ है नहीं, जो नहीं है उसे बोलते हैं नास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये आता है और हमें चकमा देता है, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन तत्पुरुष में और पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है बहु, बहु का अर्थ है ज्यादा, बहुमूल्य, जिसका मूल्य ज्यादा हो, बहुधन मूल्य से शब्द बनेगा बहुमूल्य। बहुवचन, जिसकी संख्या ज्यादा हो, संख्या कोई वचन कहते हैं, जो संख्या में एक ही हो, संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। और उस संख्या में एक हो उसे एक वचन, और जिसमें संख्या में एक से अधिक का आवास हो, जो एक से अधिक हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुधन मत, जिसे बहुत सारे विचार मिले हैं, बहुत सारे मत मिले हैं, उसे बहुमत कहते हैं। कि ये बहुमत, बहुमत चीज जीता है, बहुमत का राज है। बहुधन भुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। जिसने बहुत सारे विवाह किए हैं, बहुत विवाह किए हैं, तो उसे बहुविवाह कहते हैं, एक से अधिक विवाह करना। बहुधन संख्या में ज्यादा है, और इसका विलोम होगा अल्पसंख्यक, इसका विलोम होगा जो संख्या में कम है, थोड़े, तो संख्या में थोड़े हैं तो उसका विलोम हो जाएगा
अल्पसंख्यक, और संख्या में जो ज्यादा है तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। बहुउपयोगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। जैसे बहुपयोगी, इसका विग्रह आप करोगे तो ये शब्द बन जाएगा बहुधन उपयोगी, जो बहुत काम में लिए जाती है। जैसे बोलते हैं ना बहुउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य, इसका आप विच्छेद करोगे तो बहुधन उद्देश्य, जिसका बहुत प्रयोजन हो। बहुउद्देश्य परियोजनाएं चल रही है। जैसे पानी के संदर्भ में हो तो जल पेयजल के रूप में हो, सिंचाई के रूप में भी उसका जो जल है जो पीने के लिए भी आएगा तो पेयजल, उसी का जल सिंचाई के रूप में, कारखानों के रूप में, मतलब हर कोई काम में लिया जाए तो उसे बहुउद्देश्य कहते हैं। जिसके एक से अधिक उद्देश्य, एक या एक से, हिंदी में एक या एक से अधिक उद्देश्य को बहु कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में अपने 2 ही वचन है, ये ध्यान रखना है, और यही ध्यान रखना है कि एक से अधिक हो उसे बहु कहेंगे। तो चलिएगा, इस तरह अपन को ये करना है बहु वाला। अगला है स्वम। स्वम का अर्थ होता है खुद। आप भी कह सकते, खुद, अपना भी कह सकते, निज भी कह सकते, निज, आप काज, अपना काज, स्वयं का काज, आप धन काज, अपना कार्य, काज का मतलब होता है कार्य, कार्य कहो या काम कहो। स्वयं का काम, ये तो आप काज में होशियार है, अपने काम, आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर बीती, आप प्लस बीती, आप पर बीती, आपके साथ घटी, आपके साथ घटी, आप पर बीती या स्वयं पर बीती, स्वयं के साथ घटी, ठीक है, स्वयं के साथ घटित हो, उसे आप बीती कहते हैं। क्या कहते हैं? आप। तो स्वयं पर बीती, आप गई, स्वयं के द्वारा गई, आप सुनी, स्वयं के द्वारा सुनी, यह बनेगा आप। अगला है नाना। नाना का अर्थ विविध, और नाना का अर्थ विविध भी होता है, नाना का अर्थ कई भी होता है। इसका अर्थ विविध भी होता है और कई भी होता है। विविध प्रकार की, नाना रूप, नाना प्रकार की, तो नाना धन प्रकार, कई प्रकार, विविध प्रकार। अगला जैसे नाना रूप, कई रूप, नाना धन रूप, नाना जाति, कई तरह की जातियां हो, विविध जातियां, नाना धन जाति, नाना विकार, बहुत सारे जिसमें विकार हो, कई विकार हो, उसे नाना धन विकार हो। तो इस तरह ये नाना शब्द का आपने प्रयोग किया। अगला है क। पहले आया था कु, ये उससे संबंधित है, कु, का और क। कु में भी पढ़ा और का भी पढ़ा, इनका अर्थ भी बुरा होता है। कु का अर्थ भी बुरा होता है और कै का अर्थ भी बुरा। कपूत, बुरा पूत, बुरा पुत्र, पूत का अर्थ होता है पुत्र। जो बुरा पूत है उसे कपूत कहते हैं। बोलते हैं पूत कपूत क्यों धन संशय, पूत सपूत क्यों धन। पूत कपूत हो तो भी धन का संचय नहीं करना चाहिए, और पूत सपूत हो तो भी धन का संचय नहीं। अगर पूत सपूत होगा तो धन कमा लेगा, और पूत कपूत होगा तो धन कमाया हुआ भी है तो उसे पानी की तरह बहा देगा। इसलिए क धन यानी बुरा, पूत यानी पुत्र। कलंक, क धन लंक से कलंक शब्द बनता है। कलंक शब्द का अर्थ दाग होता है, दाग।
क धन ठोर से शब्द बनेगा कठोर। कठोर शक्त, जिसका अर्थ होता है शक्त। शक्त कठोर का अर्थ होता है शक्त। शक्त कठोर को शक्त को एक ही बात। अगला शब्द, इससे पहले अपन ने सम और पढ़ा था, वो अपन ने तत्सम में सम पढ़ा। सम का अर्थ है सम्मान। सम से शब्द बनेगा समतल। तल का समान होना, तल का अर्थ होता है पेंदा। पेंदा समान पेंदा हो, समान तल हो, समतल कहते हैं। ठीक है। समदर्शी, समधनदर्शी जो समान रूप से दिखाई दे, समधनदर्शी समानदर्शी। समकोण, जिसके कोण समान हो उसे समकोण बोल। समकक्ष, समकक्ष का अर्थ है बराबर, समान कक्ष की। समकक्ष। समधनकालीन, एक समधनकालीन, समधनकालीन यानी समकालीन, उसके समकालीन, उसके समान, उसके काल की, उसके समान। समधनकालीन। सम चतुर्भुज, समान चतुर्भुज, उसे सम चतुर्भुज बोलते हैं। सम धन ग्रह, समग्र, जैसे सम धन ग्रह से क्या बनेगा समग्र, तो सम का अर्थ है सम, सम का अर्थ क्या होगा समान। तो इसको अपन पढ़े, आगे अपन पढ़ते हैं। तो चलिएगा अपने इसको पूरा कर लिया। तो ये हिंदी के अपना अवसर पढ़े, अच्छे से इसे हमने रीड किया। अब आप इनमें से जो अवसर तत्सम के हैं उससे आप इसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा निम्न में से भिन्न उपसर्ग उपसर्ग है। तो जैसे मैंने शब्द लिखा परहित, पराधीन और परोपकार, और शब्द लिखा पराभव। तो भिन्न उपसर्ग देखना है अ, ब, स, य। तो इनको अलग अलग करें। परहित को आप अलग करोगे तो परधन हित। सबसे अच्छा उदाहरण ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है। अब इसे आप ऐसे याद रखें, परधन अधिक और परोपकार को अलग करोगे तो परधन उपकार, और पराभव को अलग करोगे तो पराधन भाव। परा नहीं उल्टा, भाव नहीं होना, जिसका उल्टा होना पराभव कहते हैं। परधन हित दूसरों का हित, परधन अधीन जो दूसरों के अधीन है, और परधन उपकार जो दूसरों की भलाई का कार्य करे उसे परोपकार। चलिएगा इस तरह आप ये तीन उपसर्ग हैं जो हिंदी के उपसर्ग हैं, अपने हिंदी की। ठीक है। हिंदी उपसर्ग जिसे तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और ये उपसर्ग था जो परा का अपने तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ा था। तो इन दोनों के आप
तुलनात्मक रूप से इसे पढ़े रहें और अपने डाउट क्लियर करते रहें। चलिए मुझे दीजिए आप इजाज़त, और अगले टॉपिक में अपन लेके आएंगे विदेशी विषय। धन्यवाद।